हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो चले फ्रेंड्स, आज का महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन महत्वपूर्ण क्यों रहने वाला है, क्योंकि बच्चों ने हमसे यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी कि मैम टीजीटी के भी क्वेश्चन कराएं। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर आज हम ऑल स्टेट में पूछे गए 2005 के टीजीटी के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कराने वाले। तो सेशन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसका जितना भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए और क्लास में आप अंत तक बने रहे। क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी यहाँ से पूछने वाले, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और हो सकता है आज भी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर ना लगे, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप बस धैर्य बनाए रखें क्लास में। आज भी आपको क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, MMR टीका कितने माह में दिया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि MMR टीका कितने माह में दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 15 माह में MMR का टीका दिया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। MMR अर्थात खसरा, गलगंड और जर्मन खसरा, जिसे रुबेला के नाम से जाना जाता है, गंभीर बीमारियां हैं। ये बीमारियां हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इनके बचाव के लिए टीके लगवाए जाने चाहिए। बच्चों को MMR टीके की 2 खुराकें दी जानी चाहिए। पहली खुराक 12 से 15 माह पर और दूसरी खुराक 4 से 6 वर्ष की उम्र पर दी जानी चाहिए। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। MMR टीके की कितनी खुराकें दी जाती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पहली खुराक 12 से 15 माह में दी जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। वहीं दूसरी खुराक 6 से यहाँ पर 4 से 6 वर्ष की उम्र में दी जानी चाहिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और यहाँ पर जर्मन खसरा को रुबेला के नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका, तो इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 2, एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि एक शिशु सहारा लेकर बैठना कब प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 6 से 7 माह की उम्र में एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ कर देता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जन्म के समय शिशु में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह अपने शरीर का संचालन कर सके। 4 या 5 मास की आयु में बालक अपना सिर उठाने योग्य हो जाता है। 6 से 7 माह का बालक सहारा लेकर बैठना आरंभ कर देता है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, मकान की परिभाषा क्या है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर मकान की परिभाषा यहाँ पर पूछी गई, तो आपको बताना है कि इसकी क्या परिभाषा है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मकान की परिभाषा है संवेगात्मक लगाव। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है यदि। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर देंगे, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। पहला ऑप्शन अगर यहाँ पर देखें, पूर्व विद्यालय बच्चों में दिन के समय देखी जाती है। वहीं दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, शिशु में दिन के समय देखी जाती है। वहीं तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है। वहीं चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, बचपन के अंतिम समय में देखी जाती है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है, ये कब देखी जाती है, ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय में देखी जाती है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। असंयत मूत्रता सामान्यतः बच्चों में होने वाली एक विकार है, जिसमें बच्चा रात में सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देता है। अक्सर यह समस्या 2 वर्ष तक के बच्चों में देखी जाती है, परंतु अगर 3 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले बच्चों को भी इस प्रकार की शिकायत बनी रहे तो उसे असंयत मूत्रता कहते हैं। असंयत मूत्रता बढ़ी हुई उत्तेजना, मानसिक तनाव, शरीर में खून की कमी तथा शारीरिक कमजोरी के कारण उत्पन्न होती है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक विशेष आयाम में वस्तु की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को यानी कि पूर्व विद्यालय बच्चों में कहा जाता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर एक विशेष आयाम में वस्तु की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसे कहा जाता है श्रेणीकरण। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा सही है। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पाईगेट द्वारा प्रयोग किए गए शब्द अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे। आपको 4 ऑप्शन देंगे, नहीं ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
आपको यहाँ पर पाईगेट के द्वारा पूछा गया कि उपयोग किए गए शब्द अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जो चाहते हैं वे पाने के लिए चिंतित होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा। तो किसके द्वारा प्रभावित होता है ये आपको बताते चलना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रबलन जिसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं, इसके द्वारा प्रभावित होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर है। तो आपको बताना है कि इसकी औसत दर होगी। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 75 बार प्रति मिनट, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 72 बार प्रति मिनट, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 80 बार प्रति मिनट, चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 70 बार प्रति मिनट। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर होती है 72 बार प्रति मिनट। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मनुष्य का हृदय हाथ की मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार पेशी अंग है। एक स्वस्थ व्यक्ति की धड़कन प्रति मिनट 72 बार होती है, जबकि बच्चों की धड़कन प्रति मिनट 120 बार तथा वृद्ध की धड़कन 60 बार और भ्रूण की अवस्था में 150 बार होती है। तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे। अगर बच्चों में पूछे तो 120 बार, वही वृद्ध में पूछे तो 60 बार, वही भ्रूण में की अवस्था में पूछे तो 150 बार होती है। तो यहाँ पर ये भी आकार पूछा गया है कि मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार पेशी अंग है। तो यहाँ पर हृदय के बारे में ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आप इस व्याख्या को भी ध्यान से देखते चले, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपनी तैयारी को उस लेवल तक का रखिए ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप आसानी से अपना आंसर यहाँ पर दे पाओ। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इन्फ्लुएंजा। आपको बताना है कि ये किसके यहाँ पर कैसे होता है, इसका लक्षण क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला यहाँ पर दिया है नज़दीकी संबंध और हवा, एलर्जी, जल और भोजन, स्पर्श और वस्त्र। आपको बताना है कि इसका क्या कारण है। अगर हम यहाँ पर बात करें इन्फ्लुएंजा की, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, नज़दीकी संबंध और हवा के कारण ये फैलता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसका संक्रमण विषाणु और वेसिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु यानी कि रोगाणु के कारण होता है। यहाँ से ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि किसके कारण फैलता है। तो ये विषाणु और वेसिलस इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु के कारण होता है। यह रोगाणु रोगी की छींक और खांसी के माध्यम से बाहर निकलते हैं तथा संपर्क में आने वाले व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं, भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मंदाग्नि यानी कि डायस्पेप्सिया। यहाँ पर आपको बताना है इसका अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मंदाग्नि का अर्थ होता है बदहजमी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए वह होती है स्त्राव अवरोध। तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके बारीक से बारीक यहाँ पर जो डाउट्स है वे भी यहाँ पर क्लियर होते हुए चलेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसे पूरा कोशिश करेंगे यहाँ पर उसे हल कराने की। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पोषण। पोषण के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया कि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीकरण के लिए करता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया एक प्रक्रिया है जहाँ पदार्थ उनके कार्यों और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। वही चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव
कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। तो आपको बताना है कि पोषण के बारे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, तो किस रूप में किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है अनुकूलतम और अल्पतम। यहाँ पर इस स्थिति में यहाँ पर इस रूप में किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मुख्य रूप से पोषण की स्थितियाँ 3 प्रकार की होती है। उत्तम पोषण, अनुकूलतम पोषण और अपर्याप्त पोषण, जिसे अल्पतम पोषण कहा जाता है। अपनी विशेष आवश्यकताओं के पोषक तत्व उचित अनुपात में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो पोषण की वैसी स्थिति उत्तम पोषण कहलाती है। तो यहाँ से भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से मोटापे का कारण है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर मोटापे का कारण पूछा गया है, तो आपको बताने की कौन सा इनमें से कारण हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इनमें से मोटापे का कारण हो सकता है यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ज्यादा खाना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, मेरास्मस बीमारी पाई जाती है, तो आपको बताना है कि किस उम्र के बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। 1 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों में मेरास्मस की बीमारी पाई जाती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मेरास्मस शिशु एवं छोटे बच्चों यानी कि लगभग 1 वर्ष तक के में होने वाला एक रोग है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो भोजन में प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होती है। इससे पीड़ित बच्चा उल्टी दस्त करता है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, शरीर दिन ब दिन सूखता जाता है तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती है एवं पेट बढ़कर आगे की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ पर इसके लक्षण भी दिए गए, तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते हुए चलिए। और ये प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है लगभग 1 वर्ष तक के बच्चे को ही होता है, तो ये भी आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, मेरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमजोर होता है, भूखा होता है, गुस्से वाला होता है या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि अगर मेरास्मस रोग से प्रभावित बच्चा है तो वह चिड़चिड़ा होता है, क्यों होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हो यहाँ पर सही है, क्योंकि वह कमजोर होता है इसलिए वह चिड़चिड़ा होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी कौन कौन सी होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, फ्लोरिस और मोटापा, ये पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है इससे, तो किससे यहाँ पर संतुलित आहार में ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है अनाज और बाजराओं से। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जिस आहार से शरीर की समुचित वृद्धि, रोगों से रक्षा तथा आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा के लिए सभी पोषक तत्वों अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल की अपेक्षित मात्रा पूरी हो जाए, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। यहाँ पर संतुलित आहार की यहाँ पर परिभाषा भी पूछी जाती है, तो इसे भी आप ध्यान से देखते चलिए। प्रत्येक पोषक तत्व में कैलोरी की मात्रा अलग अलग होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.0 ग्राम, प्रोटीन में 4.1 ग्राम और वसा में 9.0 ग्राम कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो यहाँ से कहीं कार्बोहाइड्रेट से कितने ग्राम यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। प्रोटीन से कितने ग्राम होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, इसे आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, पुष्टिकर पदार्थ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ये आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पुष्टिकर पदार्थ ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20,
एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा का लगभग खाली स्थान ऊर्जा प्रदान करता है। तो कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रदान करता है ये आपको बताना है। टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 60%, यहाँ पर 60% ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा की लगभग 60% ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संगठन से बनती है और इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के अनुपात में होता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, ये व्याख्या जो मैं आपको कराती हूँ चलिए, इन्हें आप ध्यान से पढ़ते चलिए, क्योंकि आपका एक भी पॉइंट यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। सभी पॉइंट आप यहाँ पर क्लियर करते हुए चलिए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे ही यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर 70% क्वेश्चन वहीं से उठाता है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। कार्निल जीरोसिस, जिसे सूखापन कहते हैं, खालिस्तान यहाँ पर आपको दिया है की कमी का एक रोग विषयक चिन्ह है। तो आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी के कारण ये होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। और टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कार्निल जीरोसिस यानी कि सूखापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। विटामिन ए की कमी के कारण कार्नियल जीरोसिस यहाँ पर रोग हो जाता है। अगर हम इस रोग की बात करें तो ये कार्निया इसमें सूख जाती है और कार्निया आँख से संबंधित यहाँ पर रोग है, जो पारदर्शी जिसकी पारदर्शी यानी कॉर्निया की पारदर्शिता भी इसमें नष्ट हो जाती है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पर आप नोट करिए कॉर्निया की पारदर्शिता इसमें नष्ट हो जाती है। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये पूछ रखा है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। और ये आँख से संबंधित यहाँ पर रोग है। ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रतौंधी रोग भी विटामिन ए की कमी से होता है, जो कितनी बार यहाँ से पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, फोलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया को कहते हैं। तो फोलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताते चलना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, खेसारी दाल के कारण होता है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और आपको बताना है कि खेसारी दाल के कारण कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, खेसारी दाल के कारण लेथिरिज्म हो जाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है। आपको बताना है कि कैसी लौ यहाँ पर निकलती है यदि सूती कपड़ा जलता है तो। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है पीली लौ। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सूती वस्त्र सेल्यूलोज नामक पदार्थ से निर्मित होता है। चूंकि सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से बना है, अतः जब इसे जलाया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है तथा पीली लौ के साथ जलने लगता है तथा भूरे रंग की राख प्राप्त होती है। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर सूती वस्त्र सेल्यूलोज नामक पदार्थ से निर्मित होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से बना है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर इसे जलाए जाने पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। वही पीली लौ निकलती है और इसकी यहाँ पर भूरे रंग की राख प्राप्त होती है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन सभी को आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है। आपको बताना है कि ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच कौन सा होगा। आप ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, बीच में एक सूती कपड़ा रखकर। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, रेशम एक खाली स्थान दिया गया, रेशा तंतु है। आपको बताना है किस प्रकार का
तंतु है? ये आपको बताना है कि रेशम। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, रेशम एक प्रोटीन युक्त रेशा है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, रेयन को धोने वाले डिटर्जेंट को होना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है कि रेयन को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेयन सेलुलोज से बना रेशा है जिसमें बने पदार्थ की सतह चिकनी होने के कारण धूल के कारण इसमें सटते नहीं है। रेयन के वस्त्र अन्य वस्त्रों की अपेक्षा देर से गंदे होते हैं। इनकी शक्ति भीगने पर कम हो जाती है, इसलिए इसे धोते समय साबुन अथवा डिटर्जेंट का प्रयोग न करके इसके लिए नर्म साबुन और गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिए इस व्याख्या को भी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला होना चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी 2009 और टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, चौकोर गले का गला होना चाहिए। यदि लंबी गर्दन वाली स्त्री है तो यहाँ पर उसके ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, वृद्ध अवस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात में ध्यान रखना क्या आवश्यक होगा। यहाँ पर आप बताना है कि वृद्धावस्था में यदि व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात का ध्यान रखना चाहिए, तो कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है, शाम, दोपहर बाद, प्रातः या रात्रि। आपको बताने की यदि हमें कपड़े की खरीदारी करनी है तो उसके लिए दिन का कौन सा समय अब उपयुक्त यहाँ पर होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो उसके लिए उपयुक्त होगा दोपहर के बाद का समय। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, जवेल पानी काम आता है। आपको बताना है कि पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है कपड़े रंग करने के लिए, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है कपड़े के रंग पक्के करने के लिए या कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए, कपड़े पर चमक लाने के लिए। आपको बताना है कि जवेल पानी का यहाँ पर किस काम आता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए जवेल यहाँ पर जवेल पानी काम आता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखें। आपको बताना है कि अगर खाने की मेज है तो उस पर पानी का जग किस स्थान पर रखना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पानी का जग मध्य में रखना चाहिए। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, गृह प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है, पहला अंग, चौथा अंग, दूसरा अंग या तीसरा अंग। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको बताना है कि गृह प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रथम अंग। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी राजस्थान में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, स्तर। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप स्तर है। स्तर मूल्य के मापक होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्य से होती है और हमारी किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा और प्रकार निर्धारित करते हैं। ये निर्धारित करते समय कितना संतोष प्राप्त हुआ। दूसरे शब्दों में स्तर वस्तुओं को नापने हेतु विचार प्रस्तुत करते हैं, कार्य करने का तरीका बताते हैं और हम जैसा चाहते हैं वैसा रहने का तरीका बताते हैं। तो इस व्याख्या को भी यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स, हमें आशा है कि यहाँ पर आपको सेशन काफ़ी पसंद यहाँ पर आ रहा हो और काफ़ी हेल्प यहाँ पर मिल रही हो। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि और भी बच्चे हमसे जुड़े और इस सेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा उठाए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, बजट सफल होता है। आपको बताना है कि बजट सफल होता है तो किससे बजट सफल होता है ये आपको बताना है। टीजीटी 2005 और पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है।
महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो एक बजट सफल होता है आय व्यय के सही संतुलन से। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है इसकी। तो किसका उदाहरण होगा ये आपको बताना है। यदि पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी है तो ये किसका उदाहरण होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का उदाहरण है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सावधि जमा लेखा। तो यहाँ पर इसमें एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जनता में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए डाक विभाग सावधि जमा खाते की योजना सन 1970 से प्रारंभ की है। सावधि जमा लेखा के तहत बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और इस योजना का आरंभ कब से किया गया था, 1970 में किया गया था। तो ये भी आप यहाँ से नोट करते चलेगा क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, पाश्चात्य यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं आता। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, मिक्सर ग्राइंडर, बिजली की केतली, कॉफी मेकर या कारपेट स्वीपर। आपको यहाँ पर बताना है कि पाश्चात्य यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं आता वो आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बताते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो पाश्चात्य यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं आता है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कारपेट स्वीपर। क्योंकि यहाँ पर रसोई गृह में मिक्सर ग्राइंडर भी काम आता है, बिजली की केतली भी काम आती है और कॉफ़ी मेकर भी काम आता है। लेकिन यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कारपेट स्वीपर ये काम नहीं आता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन बताना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, केंद्र के दोनों ओर एक बराबर की वस्तु। यहाँ पर कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, एक अभिकल्प यानी कि डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो एक अभिकल्प या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है अनुपात। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, प्रांग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर कौन से हैं। यहाँ पर प्रांग के अनुसार आपसे पूछा गया, आपको बताने कि 3 प्राथमिक कलर कौन से होंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर प्रांग कलर के चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक यहाँ पर रंगों की बात करें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लाल पीला नीला। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रांग कलर चार्ट के अनुसार प्राथमिक रंग 3 है, पीला, लाल, नीला। जबकि दो प्राथमिक रंगतों के मिश्रण से 3 द्वितीयक श्रेणी रंगतें यानी कि नारंगी, बैंगनी तथा हरा है, एवं निकटवर्ती प्राथमिक रंग तथा द्वितीयक श्रेणी के रंगतों के मिश्रण से जो रंगतें तैयार होती है उन्हें मध्यवर्ती श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, रंगों के नाम किसके द्वारा दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि यहाँ पर रंगों के नाम किसके द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रंगों के नाम तीव्रता के द्वारा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है स्प्रिंग बैलेंस, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देगा लीवर बैलेंस, तीसरा ऑप्शन है बीम बैलेंस और चौथा ऑप्शन है माताओं की भुजाओं में यानी कि माता की भुजाओं में। यानी कि आपको बताना है कि 2 वर्ष से कम शिशुओं के का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लीवर बैलेंस। ये सबसे अच्छा वजन नापने का यहाँ पर सबसे अच्छा यंत्र है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है इसके द्वारा। तो किसके द्वारा चित्रित किया जा सकता है ये आपको बताना है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अभिवृत्तिजनक परिवर्तनों से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है यहाँ पर पोस्टरों के द्वारा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जाता है। तो किसके द्वारा पहचाना जाता है? अगर बच्चे का विकास धीमा है तो किसके द्वारा पहचाना जा सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर है गति या कुशलता समन्वय में देरी, इसके द्वारा धीमा विकास करने वाले बच्चे को पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है। तो आपको बताना है कि कितनी होती है एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई जन्म के समय, ये आपको बताते चलना है। पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई लगभग 46 से 50 सेंटीमीटर होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जबकि भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई लगभग 49 सेंटीमीटर होती है, यानी कि लगभग 50 सेंटीमीटर के यहाँ पर माना जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर पूछा गया है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जन्म के समय लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई अधिक होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है या नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे भी यहाँ पर नोट करते चलेगा। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इन व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है? आपको बताना है कि किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। 6 माह के बच्चे का यहाँ पर 6 माह की उम्र में बच्चे का यहाँ पर वजन दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, खसरे से प्रतिरक्षण करने की आयु है, तो कौन सी आयु होगी? पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 5 महीने पर, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है जन्म के तुरंत बाद, तीसरा ऑप्शन दिया गया 9 महीने पर और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 12 महीने पर। टीजीटी राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना कि खसरे के प्रतिरक्षण करने की आयु है, तो कौन सी आयु है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। 9 महीने पर खसरे की प्रतिरक्षण की आयु है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। खसरे से प्रतिरक्षण करने की आयु 9 महीने है, तो ये जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। यह भी संक्रामक बीमारी है तथा संपर्क में आने पर होने का डर रहता है। प्रारंभ में साधारण सर्दी और खांसी हो जाती है, फिर नाक और आंखों से पानी बहने लगता है। लक्षण बुखार के साथ तीसरे या चौथे दिन शरीर पर दाने निकल आते हैं। ये दाने सर्वप्रथम कान के पीछे तथा गर्दन के चारों ओर दिखाई देते हैं। तो ये भी आप यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट लगाते चलेगा और इस व्याख्या को ध्यान से पढ़ते चलिए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपना यहाँ पर अपनी तैयारी को अच्छे से करते चलिए, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो अपना आंसर आप आसानी से यहाँ पर दे पाओ। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। आपको बताना है कि किस पर निर्भर करता है। ये भी क्वेश्चन टीजीटी राजस्थान में पूछा गया है। आपको बताना है कि बालक का विकास किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। बालक का विकास समुदाय पर भी निर्भर करता है, विद्यालय पर भी निर्भर करता है और परिवार पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार हमारे यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 50 और हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का समीकरण किसने विकसित किया? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने यहाँ पर विकसित किया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, टर्मन ने बुद्धि लब्धि का समीकरण विकसित किया। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का समीकरण टर्मन ने दिया। व्यक्ति की मानसिक आयु जान लेने पर यह पता नहीं लग पाता कि वह तीव्र, सामान्य या मंद बुद्धि का है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार मनोवैज्ञानिक टर्मन ने किया। बुद्धि लब्धि क्या है, इसे जानने के पहले वास्तविक आयु या मानसिक आयु का पता लगाना आवश्यक है। इसके बाद निम्नांकित सूत्र का समीकरण बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। बुद्धि लब्धि का सूत्र भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। मैका से भी याद कर सकते हैं। मैका से भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं, यहाँ पर गुना 100 ऐसे भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, या मावा से भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो जिसे भी आपको यहाँ पर
आसानी हो उस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हो। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है टर्मन, टर्मन ने यहाँ पर समीकरण दिया है बुद्धि लब्धि का। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहाँ पर इस सूत्र को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण लगाते चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आगे बढ़ जाते हैं अपने अभ्यास प्रश्न पर। यहाँ पर लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइपेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में, अमाशय में, भोजन नली में या आंतों में? ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरा भी आपको फायदा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।